आमिर खान पिक्चर बनाया तो मेरे देवता पर, राम का नाम बदनाम करे तो मेरा देवता। हमारे स्वामी जी बहुत तेज गुस्साए, कपने लग गए, लेकिन जालौन की बेटी पे नहीं कपे। जब इनके नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है तो हाथ कांपे थे कि नहीं? इसके नाम नोटिस है, ये बजरंग बली के नाम नोटिस प्रधानमंत्री जी ने जारी कर दिया। हनुमान जी के भक्तों का होता, ये बॉम्ब न बनाते। हनुमान जी के भक्तों का होता, राजस्थान में न मारते। हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा एक्सप्रेस वे बना हुआ आज। हार जाए आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने अतीक को बनाया। हार जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुख्तार को बनाया। हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, आजम को बनाया। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। इस पूरे हफ्ते सियासत में बजरंग बली और द केरला स्टोरी फिल्म की खूब चर्चा रही। पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हमें सरकार मिली यानी सत्ता मिली तो बजरंग दल जैसे संगठनों को हम बैन कर डालेंगे। इसके बाद क्या था, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को बजरंग बली के भक्तों से जोड़कर रख दिया। कांग्रेस ने पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया, अब ये लोग बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प ले चुके हैं। यानी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पे खेल रही है, क्योंकि आईपीएल चल रहा है। जगह जगह हम हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा तो पार्टी बैक फुट पर आ गई, यानी कांग्रेस बैक फुट पे आ गई। खुद कांग्रेस के नेताओं में हनुमान भक्ति की होड़ सी लग गई है। डीके शिव कुमार ने कहा कि हमें सत्ता मिली तो बजरंग बली का एक नया मंदिर ही बनवा डालेंगे। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहिब और आगे बढ़ गए। उन्होंने दावा किया, मैं तो पहले ही 80 मंदिर बजरंग बली के बनवा चुका हूं। और उधर कांग्रेस के बड़े नेता के रहमान खान कह रहे हैं कि जय बजरंग बली के नारे से अल्पसंख्यकों में डर का माहौल बनेगा। यानी कांग्रेस में कंफ्यूजन भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने द केरला स्टोरी फिल्म के बहाने कांग्रेस पर एक और वार प्रहार कर डाला है और कहा है कि सिर्फ एक फिल्म नहीं है ये, बल्कि इसमें केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा है। और कांग्रेस इस फिल्म का लगातार निरंतर विरोध कर रही है। यानी द केरल स्टोरी के बहाने कर्नाटक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बड़ा वार कर डाला है। तो आज जनता जनार्दन के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी वीकेंड की सबसे बड़ी पब्लिक डिबेट, ये देश है हमारा में। कर्नाटक चुनाव अब महावीर बजरंग बली के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रही है तो कांग्रेस बैक फुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस को जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि जो बात जेडीएस कह रही है कि नादानी कर दी कांग्रेस ने, यह विषय था ही नहीं, इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी? राम सेना पर मनोहर पारिकर साहब जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने बैन लगाया। क्या वो श्री राम का, प्रभु भगवान राम का अपमान माना जाएगा? मैंने 80 से ज्यादा हनुमान मंदिर बनाए। मेरा नारा है जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। दूसरी ओर बजरंग बली के नाम पर तुष्टीकरण का खेल भी शुरू हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब आप बूथ में जाएंगे वोट करने के लिए, आप जय बजरंग बली बोल के वोट कीजिए। आप जोर जोर से पुकारते रहेंगे तो एक दो माइनॉरिटी गए तो उनको डर का माहौल होता है ना। तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, और जब पोलिंग बूथ में जाएंगे
तो जय हिंद बोल के वोट देना। बहरहाल कर्नाटक से शुरू हुआ सियासत का ये सुंदर कांड अब दूसरे राज्यों में भी पहुंच रहा है। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन पीएफआई से बजरंग दल की तुलना, ये निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। बजरंग दल पर अगर करना होगा तो सारे मस्जिदों को बंद करना होगा। उधर यूपी में भी धर्म का मुद्दा गर्म है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर विरोधियों को जवाब दिया है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि अतीक और असद में धर्म की गिनती करने वाले गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर चुप क्यों हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस सियासी रामायण में बजरंग बाण किस पर चलेगा और किसका मंगल होगा? इसी पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद राज्यसभा के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता अभय दुबे जी। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता है। मेरे साथ शदाब चौहान जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि पीस पार्टी के नेता है। मेरे साथ स्वामी दिवांकर है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। तो स्वामी दिवांकर का स्वागत जय बजरंगबली के नारे के साथ, और बड़ी लंबी चौड़ी भिक्षा यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। 150 दिनों से ज्यादा हो गए इनको इस यात्रा को निकालते निकालते। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है इस बड़े कार्यक्रम के अंदर। लेकिन आज का यह कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अबे दुबे, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, 60 सेकंड शुरुआत के आपको देता हूं। कहते हैं जलती हुई लकड़ी को कभी उठाना नहीं चाहिए, हाथ जल जाता है। यह बताइए, देखिए ये क्यों उठाई? क्योंकि आपके नेता लगातार बीते 5 दिनों से इसे रफू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कोई कहता है मैं 80 मंदिर बनवाऊंगा, आपके अध्यक्ष कहते हैं मैं 80 मंदिर बनवा चुका हूं। डीके शिव कुमार कहते हैं कि जय बजरंगबली सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। याद करिए, पीवी नरसिम्हा राव ने संसद के पटल पे कहा था मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। वहां से यहां तक कब आ गए? बताइए, 30 सेकंड में जवाब। देश के लोगों से कहना चाहता हूं, राम राज्य की अवधारणा क्या है? देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु बियापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चले ही सर धन निरत श्रुत नीति। अर्थात किसी को कोई रोग, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होगा, वैमनस्य का भाव नहीं होगा। उस समय जो प्रचलित धर्म होंगे सब साथ में रहेंगे। मैं बोलना चाहता हूं आज बजरंगबलियों के संगठन से जो खुद को कहते हैं बजरंग दल, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा। अमीश जी, आपको क्या हासिल हुआ बजरंग दल के कार्यकर्ता साथियों, मुझे बताइए। आपके हाथ में क्या थमाया? रक्त रंजित कर देने को तलवार। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके अपने नेताओं के पुत्रों को क्या थमाया? हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपने पुत्र को विधानसभा का टिकट, प्रेम कुमार धूमल जी ने अपने पुत्र अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल का पद, निर्मला सीतारमण जी, पीयूष गोयल जी, यही तो कंफ्यूजन है। अब आप परिवारवाद पे बोलने लग गए, पद से वही परिवारवाद पे आप बोलने लग गए। कंफ्यूजन तो यही है। अभी तक आप बजरंगबली पर थे। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके नेता आप क्यों कह रहे हैं कि मैंने 80 मंदिर बनवा दिए। एक कह रहा है कि सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। आप कहते हैं बीजेपी विकास की बात नहीं करती। आप तो खुद कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी को इस चुनाव को जहां लेके जाना था कांग्रेस कह रही है वहीं लेके जा रही है, लेकिन कांग्रेस डंके की चोट पे कह रही है कि हमने कुछ गलत नहीं कहा। तो क्यों देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना पड़ा? क्यों देश के गृह मंत्री को ऐसा बोलना पड़ा? क्यों आपकी पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को ऐसा बोलना पड़ा? देखिए, आपने जब प्रश्न पूछा था तो ये बजरंगबली पे जवाब ही नहीं दिए थे, बाकी सब कुछ बोल गए थे। यानी हनुमान जी का नाम नहीं आया था, क्योंकि क्या कहा गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का नाम आ ही नहीं पा रहा था मुंह पे। बड़ी मुश्किल लगी आपको इनका नाम यहां तक लाने के लिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय जानते हैं क्या है, यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, हम विषय को लाए क्या? पीएफआई और बजरंग दल की तुलना, एक होता है कहा नहीं लिखा, और एक होता लिखा नहीं शपथ पत्र में लिखा। इससे ज्यादा तो उनके कुत्सित मन के भाव की अभिव्यक्त नहीं हो सकती। और मैं युवा पीढ़ी को यह भी बताना चाहता हूं, हनुमान जी का इंपॉर्टेंस जानते क्या है? मैं एकदम ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूं। पूरब में जाइए, एक देश है कंबोडिया, उसने 6 डाक टिकट इशू किए थे हनुमान जी के नाम पे पिछले 30, 40, 50 वर्षों में। पश्चिम में जाइए, होंडुरास एक देश है लैटिन अमेरिका में, वहां जाके पता करिए, वहां कहते हैं कि देयर इज ए मंकी गॉड, ए लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। जाके नेट पे चेक करिएगा,
वो माना जाता है कि वहां पे हनुमान जी के बेटे का राज हुआ करता था कभी, क्योंकि वहां के लोग, बड़ी विचित्र बात है, उसको वायु का पुत्र भी मानते हैं और मंकी को गॉड भी मानते हैं। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि क्या व्याप था, परंतु ये आकर जिस चीज को कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी आपने रामचरितमानस की चौपाई सुनाई थी, तो हनुमान जी तो पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन है। रामचरितमानस की चौपाई है, स्वामी जी को पता होगा, वो कहते हैं, यह सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। मगर जिन लोगों के मन में सिर्फ पाप ही भरा हो, उनकी तामसी वृत्ति की तरफ जानते कैसे प्रवृत्ति होती है? सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूक ही तम पर नेहा। मतलब उनकी पाप वृत्ति जिनके मन में होती है, तम के प्रति उनकी वैसी रुचि होती है, जैसे शब्दशः न लिया जाए, उल्लू स्वतः अंधकार की तरफ भागता है, वैसा ही प्रवृत्ति इन लोगों में नजर आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और अब एक फैक्चुअल बात कह दूं, ये बताइए, स्टेट गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप प्रतिबंध लगा सकते हैं क्या? जो अधिकारी में नहीं है उसका दावा किए दे रहे हैं और कह रहे पीएफआई पे, उस पर तो लगाया है। मतलब आप इससे समझ लीजिए कि कितना धोखा देने की बात करते हैं। पीएफआई पे लगाया, कहते हैं हम लगाएंगे। अब एक लाइन और कह दूं, और बजरंग दल पे ये प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करते, लगा चुके हैं और अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिर चुके हैं। विवादित ढांचा गिरने के बाद, एक लाइन कह दूं, विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने बजरंग दल और संघ दोनों पे प्रतिबंध लगाया था। नियम यह कहता है कि 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में इनको सारे के सारे फैक्ट कोर्ट के सामने रखने पड़ते हैं, पर 4 जून 1993 को वो खारिज हो गया बाहरी ट्रिब्यूनल के द्वारा। और जाके पढ़ लीजिएगा, 18 जून 93 को जब उसकी डिटेल रिपोर्ट आई, पेज नंबर 71 पे लिखा है, कोई सबूत सरकार दे ही नहीं पाई कि कोई एंटी नेशनल, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी थी। क्यों? ध्यान रखना चाहिए, हनुमान जी की पूंछ से भी जिसने खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसकी भी लंका लग गई थी। आपके साथ क्या होगा, विचार करके चलिए। ये जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, आपके नेता ने बोला, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बोला, अभी तो सांप हमारे गले में था, ये हनुमान जी की पूंछ को क्यों आग लगा दी? ये आपके नेता ने बात बोली है, ये आपके नेता ने बात बोली, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने। उन्होंने बोला सांप गले में पड़ा था, हनुमान जी की पूंछ को क्या आग लगा दी? और आप सबको पता है, आपको पता है ना, हनुमान जी की पूंछ पे जब आग लगी थी तो क्या हुआ था? लंका ध्वस्त हो गई थी। तो कांग्रेस ने हनुमान बजरंगबली की पूंछ में क्यों आग लगाई? बकौल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण। हनुमान जी की पूंछ में आग इसलिए लगाई, आप जानते हैं, लंका कुबेर की थी, और कर्नाटक में कुबेर की करप्शन की सत्ता जो स्थापित है, उस अधर्मी सत्ता को हटाने के लिए धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलना तो आप मान रहे हैं हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई आपने? ये क्या है? आप मान रहे हैं हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई आपने? हमने नहीं लगाई, भारतीय जनता पार्टी। आपने खुद बोला, आपने कहा ना भारतीय जनता। ये क्या है? ये कह रहे थे अभी कि सरकार नहीं लगा सकती। अरे प्रधानमंत्री जी, भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर जो राम लगा सकती भाई, ये राज्य सरकार लगाने ऑफिशियल गजट गोवा सरकार का है, उसका नोटिफिकेशन है। इसने श्री राम सेना पर प्रतिबंध लगाया प्रधानमंत्री जी। तब आप देश के सामने नहीं आए कि अक्षम्य अपराध है, मैं क्षमा चाहता हूं देश के लोगों से। प्रधानमंत्री जी तब नहीं आते तो कम से कम 8 फरवरी 2023 को देश के सामने आ जाते। जवाब ये कांग्रेस सवाल लगातार उठा रही है कि श्री राम सेना में भी तो बैन लगाया। जी गुड पॉइंट। अमीश जी, ये क्या है प्रधानमंत्री जी? किसके नाम नोटिस है ये? बजरंगबली के नाम नोटिस प्रधानमंत्री जी ने जारी कर दिया 8 फरवरी 2023 को। कहा बजरंगबली, आपने हमारी मध्य उत्तर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करके मंदिर बना लिया है। अगर बजरंगबली आपने 7 दिन में यह मंदिर नहीं हटाया तो इसका हर्ज और कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। इतना बड़ा पाप भगवान प्रभु श्री बजरंगबली के नाम से और भगवान श्री राम के नाम से, और प्रधानमंत्री जी आपके आश्रय में यह नोटिफिकेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका उत्तर दीजिए क्या राज्य सरकार को? और दूसरी बात जी, लेकिन देखिए, बीजेपी रफू करती हुई नहीं दिख रही, रफू आप करते हुए दिख रहे हैं। आपके नेता ये सब बोल रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि हमने 80 मंदिर बनवा चुके हैं, हम एक और मंदिर बनवाएंगे, सत्ता में आएंगे। तो पॉइंट ये है, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि बजरंग दल पर बैन लगा के चुनाव जीता जा सकता है। अमीश भाई, हमारा रिक्वेस्ट है, हमें भी वैसा ही समय दीजिए। जी बिल्कुल। मैं 2 बात कहना चाहता हूं। बजरंग दल पर बैन का दिन आपने देखा था, कौन सा था? मंगलवार। आप बजरंग दल पर बैन कीजिए, मगर आप समझते हैं कि स्वर्ग में देवता भी उन लोगों का अभिनंदन करते हैं जो प्रतिदिन हनुमान का वंदन करते हैं। प्रतिदिन आप समझ नहीं पाते हैं। पहले राम इज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद सेतु को लेकर के क्या चर्चाएं चली, आपने गूगल पर पढ़िएगा, मेरा बहुत कहना संभव नहीं।
उसके बाद अब हनुमान। अच्छा, फिर मुझे समझ यह नहीं आता सिर्फ मेरी ही संस्कृति क्यों? एक अभय भाई ने कहा कि हनुमान जी को नोटिस गया, ऐसे कम से कम नहीं तो 10 मंदिर रोड पर बने हुए थे, रेलवे की जमीन पर बने हुए थे, उनको हटा दिया गया। मंदिर भगवान के सुनिए नाम से नोटिस है, पहले महाराज माफ कीजिए, सुनिए पहले मुझे बोलने के बीच में नहीं बोले। मोदी जी ने बजरंग बली के नाम पर नोटिस जारी कर आप दिया। रोचक सोच नहीं दादा, हम भगवान बजरंग बली के नाम पर अदालत में उनका हाथ से नाम अमीश भाई अभी दुबे रामलला के नाम मुकदमा दर्ज किए थे कि नहीं? सुनिए, और आपके वकील खड़े होते थे उनके खिलाफ जाके। इंपॉर्टेंट होता था कि रामलला हाजिर हो, रामलला हाजिर हो, और उधर से तब दिल पर नहीं होता था। जी 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 तब दिल पर नहीं। वकील का चोला ओढ़ के और फिर कहते हैं 2019 के बाद करवाना चुनाव। जी जी एक सुधांशु 30 सेकंड दीजिए। जब रामलला को बुलाया जाता था तब शायद किसी के हृदय पर कुठाराघात नहीं होता था। सेवा, सुरक्षा और संस्कार जिस संगठन का देह वाक्य है, उस संगठन से इतनी नफरत क्यों? आप अभी पीछे 2 दिन बारिश रही, इधर भी रही होगी, मगर उधर उत्तराखंड देवबंद में बहुत बारिश थी। लोगों को पन्नी बांटते फिर रहे थे ये लोग। एक बजरंग दल का ही एक छोटा सा कार्यकर्ता है, नाम है उस लड़के का मौंकित, आकर क्या कहता जानते हैं? बोले महाराज जी आपके सामने रोज देखिए कभी अनाज बांटते हैं, कभी किसी की मदद करते हैं, और सोचिए कहां कह रहे हैं कर्नाटका में क्या हम आएंगे तो बैन कर देंगे, और बोले कि हम पीएफआई जैसे हैं। आप किसी बच्चे का नाम किसी से जोड़े हैं तो वो पीएफआई जैसा है, जो 47 में कहता है कि हम लोग गजवाए हिंद करेंगे या इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। आप उससे बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। मैं एक बात, नॉर्मली क्रोधित नहीं होते, आज क्रोधित नजर आ रहे हैं। मुझे दुख इस बात का होता है क्योंकि बजरंग दल के लोगों को जुड़ा देखता हूं, अपने साथ काम करते देखता हूं। एक बात छोटी सी कहूं, बुरा मत मानिएगा, कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, गजब यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। करते रहिए जो करना है, मगर एक बात याद रखिएगा, आपने ये मैंने इसलिए कहा कि एक मेरा ही देवता, आमिर खान पिक्चर बनाया तो मेरे देवता पर, राम का नाम बदनाम करे तो मेरा देवता, कृष्णनगर जो कृष्ण जन्मभूमि पर आज भी मुकदमा चल रहा है, काशी में आज भी मुकदमा चल रहा है, आप कहते क्रोधित क्यों हो? आप मजाक नहीं करते मेरे साथ। जी शदाब चौहान असद ओवैसी ने बोला कि अगर जय बजरंग बली का नारा लगा के लोग वोट डालेंगे तो अल्लाह अकबर का नाम लगा, अल्लाह अकबर का नारा भी लगा के वोट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि असद ओवैसी ये पहली बात बोल रहे हैं, वो तो एनकाउंटर्स में भी हिंदू मुसलमान करते हैं। अनिल दुजाना को मारा गया है एक दिन पहले अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, किसी ने उसका धर्म नहीं देखा, किसी ने उसका धर्म नहीं देखा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पहले बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करती है और फिर कहती है कि 80 बजरंग बली के मंदिर, उनके अध्यक्ष कहते हैं मैंने बनवाए हुए हैं, सत्ता में आएंगे तो मंदिर बनवाएंगे। क्या कहेंगे इस कहानी को आप? सबसे पहले बजरंग दल के ताल्लुक से मैं यही कहूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग नांदेड़ में बॉम्ब बनाते हुए मारे गए, उसके बाद 2003 बॉम्ब ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व थे, ये जानकारी मिली। ऊना के केस में ये लोग शामिल थे, हाथरस और क्रिश्चियंस को के साथ अपराध करने में। राजस्थान में ये लोग मारे 2 लोगों को। जो ऑर्गेनाइजेशन हथियार लहराकर इस तरह की रेडिकलाइज्ड एक्टिविटी करता हो, उसका समर्थन करने की जरूरत क्या पड़ गई? दूसरी चीज ये कि कांग्रेस का एक अजीब हाल हो चुका है, वो यही नहीं तय कर पा रहे कि आपको जाना किधर है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम बैन करेंगे, दूसरी तरफ पलट के कहते हैं कि हम जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उस ताल्लुक से बात नहीं करते हैं। स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट की जहां बात आती है, या तो आप एक तरफ रहिए, कभी आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते, कह रहे मैंने मंदिर बनवाया, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, या वोट पड़ना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य पर। आपके नेता पहले तो कह रहे बैन करेंगे, फिर कह रहे मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे। मैं कहता हूं जिस तरह से बजरंग दल और हनुमान जी का कोई संबंध नहीं, उसी तरीके से आईएसआई और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हनुमान जी को ड्रैग करके प्रधानमंत्री जी हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। बजरंग दल एक वो ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआई से बजरंग दल को कैसे जो भी ऐसी एक्टिविटी करेगा, बॉम्ब कैसे कर सकते हैं आईएसआई से बजरंग दल का कंपैरिजन? आपने कितने वीडियो देखे गर्दन काटते हुए बजरंग दल को किसी की, राजस्थान के दिखाते हुए? सेक्स स्लेव्स कितने बनाते हैं? बता रहा हूं आपको। नहीं आप अरे बजरंग दल बजरंग बली के भक्तों का है, नहीं हनुमान जी, नहीं अगर हनुमान जी के भक्तों का होता, हनुमान जी के भक्तों का होता, ये बॉम्ब ना बनाते। हनुमान जी के भक्तों का होता, राजस्थान में ना मारते, क्रिश्चियनों पे हमला ना करते, और जो इस तरह की हरकत करेगा वो आईसिस के ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जो आप बातें बोल रहे हैं, ये बातें तो कांग्रेस भी नहीं बोल रही है। सुधांशु जी ये किस आधार पे बोल रहे हैं? 2006 में हुआ था, 14 तक कोई चार्जशीट तो बताइए, मुकदमा कोर्ट करिए, चार्जशीट कोर्ट करिए। हवा में बोल रहे हैं, बॉम्ब बनाते हुए मारे गए, नहीं मारे गए, पकड़ा गया, आप बोलिए ना नहीं मारे गए, नहीं मारे गए। नांदेड़ में 2006 के अंदर जो 2 मारे गए, जिनका इंतकाल हुआ, वो बॉम्ब बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? बताइए क्या? सुधांशु का जवाब, 14 फरवरी को गुंडागर्दी करते हैं। लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, देन अनुराग भदौरिया। ये जो बोल रहे हैं अपनी मनगढ़ंत बात, अगर 2006 में सही था, 2014 तक चार्जेस तो फ्रेम दिखाइए। तब तो सेकुलर गवर्नमेंट थी,
काहे चार्जेस फ्रेम नहीं है? क्योंकि मनगढ़ंत चीजों के चार्जेस फ्रेम होके नहीं आते हैं कोर्ट में, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। अगर समय से सब कुछ फ्रेम होता ना तो शायद प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी भी आज कहीं और होते। फ्रेम नहीं कर पाए। क्या बोल दिया आपने? क्या बोला सुनिए, फ्रेम किया था और कोर्ट का जो जजमेंट है अमित शाह जी के बारे में जाके नेट पे चेक करिए, उसमें लिखा है कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। यह होता है फ्रेम करने बड़ी का। टीस है, बड़ी टीस है कि ये अमित शाह और मोदी तब निपटे क्यों नहीं? इन्होंने हमें निपटा दिया। बड़ी टीस है। ये बजरंग बली का जो पूरा चैप्टर कांग्रेस ने खोला, सुनने में आ रहा है समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है। वो कह रही है निकाय चुनावों में हमारा क्यों बोरिया बुस्तर बांधना चाह रहे हो आप लोग, जो इतना पूरा मामला वहां लेके आए। समाजवादी पार्टी बोलने से भी बच रही है इस विषय पर। आपकी पार्टी में इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि कुछ भी बोलना, लेकिन ये बजरंग दल के चक्कर में मत फंसना। जो कांग्रेस का हाल है वो हो जाएगा तुम्हारा। देखिए ऐसा है क्या? मैं तो 2 लाइन कहूंगा, मुझे लगता है सबके समझ में आ जाएगी। दिलों में उल्फत संभाल के रखना, ये इबादत संभाल के रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, आपको मोहब्बत संभाल के रखना। ये लोग जो नफरत की बात करते हैं, आपने देखा हमारे स्वामी जी बहुत तेज गुस्साए, कपने लग गए, लेकिन जालौन की बेटी पे नहीं कपे, नहीं कपे हथरस की बेटी पे, नहीं कपे, मां बेटी जिंदा जल गई कानपुर में, नहीं कपे। मैं पूछना चाहता हूं, बेटी कोई भी हो, किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, बेटी हिंदुस्तानी है। जब वो बेटी के साथ अन्याय होता है तो कप कपी ऐसे ही हर किसी के लिए आनी चाहिए। कप कपी सिर्फ एक बात के लिए आएगी, ठीक नहीं है। सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इतने बच्चे यहां पे बैठे हैं, इनके घर में इनके मां बाप भी सुबह से लेकर शाम तक फीस भरते हैं, बच्चों को पढ़ाई करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। क्या इसके बारे में 40 मिनट में एक बार भी चर्चा हुई? 1992 में चले गए, 1991 में चले गए, या बच्चे बैठ कर 2023 में मुझे क्या दोगे बताइए? इसके बारे में चर्चा नहीं। 2014 में जो वादे किए थे उसके बारे में कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तो करी थी 2022 में, नतीजा क्या आया? कोई बात नहीं। 2022 में आपने इनके वादों की बात करी थी, क्या नतीजा है? आप हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा एक्सप्रेस वे बना हुआ आज भी है। हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा मेट्रो बना हुआ आज भी बच्चे चलते हैं उस पर। हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 100 डायल हमने पुलिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बनाया है। हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप मैंने बच्चों को दिया था। हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज देखिए एम्बुलेंस गांव-गांव में जाता है। जी, सवाल ये आप है, कह रहे हैं हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात बोली। अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली। हार जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने अतीक को बनाया। हार जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुख्तार को बनाया। हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, आजम को बनाया। हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, भू माफिया बना दिया। हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, हार जाए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, जब इनके नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है तो हाथ कांपे थे कि नहीं? जिस समय अतीक अहमद को टिकट दे रहे थे तो हाथ कांपने चाहिए थे। अच्छा, मुख्तार अंसारी को सांसद बना रहे थे तो हाथ कांपने चाहिए थे। परंतु इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मर्यादा आपको मौका दूंगा मैं। जब उन्होंने ये बोला था कि मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था, कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे और 40 मर जाते तो गम नहीं था, तो हाथ कांपा था कि नहीं? वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार नेताओं के जवाब होंगे, पब्लिक के सवाल होंगे। आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित और सबसे बड़ी बहस, ये देश है हमारा। पता चला कौन की जात का इतनी लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ावे। लेकिन बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, चाहते हैं कि क्या मतलब है जात घुमा दिया, उधर घुमा दिया। जात गिनने की बात कर रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे चर्चित कार्यक्रम ये देश है हमारा, और इस दौर में होंगे जनता के सवाल, नेताओं के जवाब। ये बजरंग दल पर बैन जरूरी था जो कांग्रेस पार्टी ने बात कही, सवाल सीधा है, इसका जवाब चाहता हूं। मेरा सवाल दूसरा है। आपका सवाल कैसे होता है? मैं बता रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब आपका होगा भैया, क्यों? जवाब किसका होगा? जवाब आपको देना है भाई। सुन लीजिए जी सर। समाजवादी पार्टी जात धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती है। हम सब प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु के बच्चों के बारे में बात कब होगी? प्रभु के बच्चे समाजवादी पार्टी जाति के, आपने क्या बोला? दोबारा रिपीट करिए प्लीज प्लीज प्लीज, दोबारा रिपीट करिए। समाजवादी पार्टी देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं अगल बगल में। समाजवादी पार्टी जाति के नाम पे वोट नहीं मांगती। बोल लो, समाजवादी जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगती। एकदम नहीं। हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। जिन्होंने बोला सैफई नाम लिया, सैफई एक गांव का नाम है।
गांव में अगर हमें अब इन्होंने बोला आपके सामने, इन्होंने बोला अब आप रुकिए, अब आप सुनोगे नहीं, अब आप रुकिए, अरे हम तो रुके हुए इतनी देर से तो रोक ही रहे। 93 में किसने नारा दिया था? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, समाजवादी पार्टी ने। और ये किसका वोट बैंक होता था? MY समीकरण, बिहार के अंदर लालू यादव का और उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव का। ये है जाति का समीकरण। अब ये है। अब स्वामी जी बांकर आपके हाथ कांपने चाहिए थे। आऊंगा मैं आपकी बात। स्वामी जी बांकर आपके हाथ कांपने जवाब ही चाहिए नहीं लेना है तो बात ही खत्म हो गई ना। रोचक यह है कि देश की बेटियां ही बैठी हैं कि गुड़िया श्रद्धा की बात करना गुनाह है? नहीं है। क्या देश की बेटियों में वो बेटी नहीं आती जिसका जिक्र अनुराग भाई ने किया? मगर राजनीति सूट नहीं करता होगा तो बोल दिए, या बोलूं क्या तो ये बोल दिए। खैर, मैं अपनी बात बताता हूं आपसे। इन्होंने कहा कि ये जाति की राजनीति नहीं करते। आप जानते हैं, जब से विधानसभा उत्तर प्रदेश में चल रही है और चुनाव अभी खत्म हुए हैं विधानसभा, इनकी दिली च्वाइस है और ख्वाहिश है कि जातिगत जनगणना हो। ये चाह रहे हैं, जातियों में नहीं बांटेंगे। अरे क्या मतलब है? जी एक सेकेंड, आप जातिगत जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैंने बोला हाँ, तो सुन तो बोलने तो दो, अब बोलने तो दोगे। जी 2 मिनट भी नहीं ठहरे। अब बोलने दीजिए प्रभु, अब आप सुन लीजिए दादा 2 मिनट प्रभु सुन लीजिए, अब मुझे दे दीजिए। मैंने इनको बोला, हमने बोला समाजवादी विकास की राजनीति करती है, हमने विकास गिनाया भी। हमने कहा जाति जनगणना कराओ इसलिए चूंकि पता होना चाहिए कौन लोग कितने हैं, किनकी संख्या है, कितने पिछड़े हैं, कम से कम उनकी मदद हो पाए। ये नहीं चाहते उनकी मदद, सुनो, ये नहीं चाहते उनकी मदद। जाति देखकर मदद होना चाहिए। नहीं, अब गुड़िया जाति देखकर मदद होना चाहिए। एक बात को बोला सुधांशु, मैं आपकी बताऊंगा। अरे हालात देखकर मदद करो भाई। कांग्रेस दो नाव में पैर रखना चाहती है। एक तरफ आप मुसलमान का वोट भी चाहते हो, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि हिंदू भी कहीं छिटके ना, थोड़ा बहुत छिटके लेकिन ज्यादा ना छिटके। एक पुरानी कहावत है, दो नाव पर जो पैर रखता है वो असल में डूब जाता है। मैं पूछना चाहता हूं बजरंग दल के साथी कार्यकर्ताओं से, क्या हश्र हुआ? एक बार वो परिवार के लोग याद करें। मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही कि पुलिस की हत्या में बजरंग दल प्रमुख का हाथ। पुलिस कह रही है इनके मध्य प्रदेश में बैन करिए बच्चों, तो बैन करिए छत्तीसगढ़ के अंदर, बैन करिए राजस्थान के अंदर, क्यों नहीं बैन करें? हिमाचल प्रदेश में बैन करिए बजरंग दल के अंदर, करिए ना बैन, करिए बैन, आप लोग करिए बजरंग दल को बैन करिए। बोल दिया जी। बजरंग दल अगर सद्भावना रखेगा तो स्वागत करेंगे, बजरंग दल दुर्भावना रखेगा तो हम क्या कोई अभी आपने तो लिस्ट गिराई कि इतना कुछ खराब कर रहे हैं। नहीं चाहते आप, एक इतना कुछ खराब कर रहे हैं आपको। ये मेरे को कोई परेशानी नहीं है सर, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। अमीश देवगन जी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को पोषित करने का संगठन है वो। मैं आदरणीय हमारे संत महंत साहब से पूछना चाहता हूं, एक बार भी आपने इन अवसरों पर क्यों प्रश्न खड़ा नहीं किया? क्या बजरंग दल के साथी कार्यकर्ताओं को प्रशस्त मार्ग देने का दायित्व आपका नहीं था जब यह सब कुछ घट रहा था? और क्यों कहते इन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे? जानते हैं उसकी सच्चाई? जून 2016 में इन लोगों ने लॉ कमीशन को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रस्ताव तैयार कीजिए। 18 में मोदी सरकार के अब आयोग ने कह दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं। इन्होंने कहा हम नया लॉ कमीशन, जब एक्सपोज हो गए कहा नया लॉ कमीशन बना रहे। 2020 में बनाया, 2 साल तक उसका अध्यक्ष तो आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सुन लीजिए अमित जी, चैलेंज कर रहे हैं। एक मिनट। एनआरसी, अमित शाह बंगाल गए कि एनआरसी लाऊंगा, मुसलमानों को यहां से बाहर खदेड़ दूंगा। क्या हुआ? अभी लोकसभा में जवाब दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। जितने भी बातें ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने जाति जनगणना की बात की। सुधांशु त्रिवेदी जी को चुनौती देता हूं, ये कहे अबे जी सवाल सुन लीजिए ना, आप ही सवाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है। मेरी भावना कोई, मेरी भावना तब आहत होती है जब आप बजरंग बली की भावनाओं को आहत करते हैं। मेरा सवाल बड़ा सरल है, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके दिखाए बीजेपी। आप ये कह रहे हैं कि हिम्मत है तो करके दिखाए। आपने बोला हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाए, हटा दिया इन्होंने। आपने बोला राम मंदिर बना के दिखाओ, इन्होंने कर दिया। अब बताओ, इन्हें चैलेंज मत करा करो। कितनी बार बनाया आपको? क्यों करते हो आप लोग? 24 का चुनाव पड़ा हुआ है, कई यूसीसी ले आए, फंस जाएंगे आप। मैं सनातनी हिंदू हूं, मेरे वक्त आने भगवान पर बता मेरे देंगे भगवान तुझे आसमां, मेरे हम अभी से क्या भगवान बता दें जो हमारे मेरे दिल में। भगवान राम, प्रभु श्री राम वचनों की मर्यादा में बसते हैं। वो ऐश्वर्य के आडंबर में, महलों में नहीं रहते। वो 14 वर्ष तक वचन की मर्यादा की रक्षार्थ
महल को तज कर वन में गमन कर जाते हैं, वो भगवान प्रभु श्री राम है। ये रोज वचनों को तोड़कर सत्ता का भोग करने वाले, ये राम के अनुयायी नहीं हो सकते। आपने भगवान प्रभु श्री राम महल की बात करी, तो महल में तो आजकल एक ही महल की चर्चा है, जिसके ऊपर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उस महल में खुलजा सिम सिम जैसे गेट लगे हैं। वो महल आपने देखा होगा, लेकिन तस्वीरें उसकी देखी होंगी। जी जी जी, प्रभु राम की बात कही जी। प्रभु राम जब टाट में बैठे हुए थे 2006-7 में, प्रदेश में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, उस तिरपाल की मरम्मत नहीं करवाई गई, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा ताकि वो तिरपाल लगाए। आज आके कहते हैं कि महल में रहने की बात, करने की बात। इनके साथ इसीलिए ये स्थिति है। जानते हैं इनके साथ समस्या क्या है? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे न खोए। जी जी, अब मैं स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर क्या बोला है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा रणथंभौर चली गई है जैसी जानकारी है, लेकिन स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी वाड्रा और बजरंग बली के विषय में क्या बोला है, सुनिए। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? अब स्मृति ईरानी ने बोला है कि नमाज अदा कर चुकी हैं प्रियंका जी, तो फिर बचता क्या है बचाने को? जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, भाजपा की सत्ता हर लीजिए। 40% जो कमीशन खाए 2019 में यही कर रही थी प्रियंका जी। ये सब मुखौटा लगाकर इसलिए घूम रहे हैं। प्रियंका जी की तस्वीर दिखाई दोबारा, प्रियंका जी की तस्वीर, क्योंकि कर्नाटका में हार की कगार पर खड़े। अभी आप जाइएगा घर और कर्नाटका के न्यूज 18 के कार्यक्रम को देखिएगा, वो पराभव भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ हो गया, ये बता रहे हैं। और यहां पर डिबेट इस बात पर मत भटकिए आप, जिस ये शमशान कब्रिस्तान दिवाली रमजान में मत भटकिए, पूछिए तो रोजगार बनाने की बात आपने करी है, वो तो भगवान हनुमान का मंदिर बनाने की बात आपने करी है, उस पर रिएक्ट करा स्मृति ईरानी ने। भगवान तो भटका रही है कांग्रेस। भगवान प्रभु श्री राम आस्था के आश्रय में बसते हैं। भगवान प्रभु श्री राम सद्भावना और शांति में बसते हैं। भगवान प्रभु श्री राम केवट की नाव में, शबरी के गांव में बसते हैं, उन्माद में और अलगाव में नहीं बसते। पहली चीज तो जो पिक्चर से प्रतीत होता है वो नमाज पढ़ने की नहीं, वो कहीं मजार पे है। और वहां पर तो प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, बोरा समाज की मस्जिद में जाते हैं, तो मस्जिद में जाते हैं प्रधानमंत्री, तो ये मस्जिद की फोटो नहीं है। और इस तरह की चीजों को लेकर के अगर कोई प्रेम से जा रहा है, उस चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार में आएगी तो क्या मंदिर बनाएगी पलट के कोई कि हम मस्जिद बनाएंगे? तो देश की सड़कें कौन बनाएगा, अस्पताल कौन बनाएगा? सब मंदिर खेलेंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व करना चाह रहे हैं। आखिरी चीज, ये जो एनकाउंटर्स के ताल्लुक से एक बात कहूंगा, मुझे जितना असद के एनकाउंटर का मैं विरोधी हूं, उतना ही अनिल दुजाना के एनकाउंटर के विरोधी हूं, क्योंकि रूल बाय लॉ होना चाहिए, रूल बाय गन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, आज सुधांशु जी बता दें कि हनुमान जी को जिसने मुसलमान कहा था कि हनुमान जी मुसलमान थे, उस पर आपका क्या स्टैंड है? और शायद वो आपके लखनऊ के ही रहने वाले हैं, तो हनुमान जी को मुसलमान भाजपा बताए, तो बुक्कल नवाब को पार्टी से कम निकाला। कहां बुक्कल नवाब के चक्कर में पड़े? आपको लग रहा है हनुमान जी मुसलमान हो गई? तो आप कहां बुक्कल नवाब के चक्कर में पड़ गए? कहां बुक्कल नवाब के चक्कर में पड़ गए आप? बुक्कल नवाब के चक्कर में ये भी बढ़ के बचता ही रहे होंगे। बुक्कल नवाब के चक्कर में पड़ के ये लोग भी बचता ही रहे होंगे। लेकिन आपको लगता है, अगर आपको लगता है हनुमान जी मुसलमान, एक सेकेंड, हनुमान जी मुसलमान थे तो दिया सरसों के तेल का मंगलवार को आप भी जला लिया कर। बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल सर, हम तो जला लो, खत्म हो जाए। हम तो जितने भी जिसकी जैसी धारणा वैसे हमारी धारणा है, जो जितने भी धारणा आपकी, जितने आप तो खुद चौहान हो। अरे घर वापसी की स्वेच्छा से, इसीलिए तो बता रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। अब न चूक चौहान, अब न चूक चौहान, जितने चूक रहे हैं सबका सम्मान करते हैं, आप चूकते चले जा रहे हैं। चलिए, अनुराग भाई का बहुत क्लियर स्टैंड है। क्षण भर पहले वो जातिवाद की कोई राजनीति नहीं कर रहे थे, दूसरी बार में वो गणना चाह रहे थे। अभय भाई से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभय भाई, कांग्रेस जातिगत जनगणना और हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। यह कह दिया सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देकर, इन्होंने कहा कि 2016 में उसकी हार्ड डिस्क हमको सरकार को दी गई थी, हमने एक पनागरिया कमेटी को गठित किया था,
आप आश्चर्य करेंगे, उसका एक भी सदस्य नहीं बनाया और 5 साल तक एक भी मीटिंग उसकी नहीं की, और आज भी शपथ पत्र देकर के दिया नहीं कराना चाहते। जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक है कि उनको पिछले हुए हजारों वर्षों की जो दास्ता सह कर आए हैं उनको अगर आगे नहीं लाए, हिंदुस्तान आगे ही इसलिए आया है कि उस दास्ता के बाद उनको उनका अधिकार। केरल स्टोरी पर मैं आता हूं, एक मिनट में इसमें जवाब देना चाहता हूं। जी जी सुधा, सुनिए, एक 30 फैक्ट सेकंड, बताना 30 चाहता हूं। सेकंड, शार्प 30 सेकंड। भारत के इतिहास में आखिरी जातिगत जनगणना कब हुई है? 1931। उसके बाद क्यों नहीं हुई? जब आजादी मिली तो कांग्रेस का स्टैंड था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। और आज ये महात्मा गांधी की कांग्रेस से आते आते राहुल गांधी की कांग्रेस तक इतने बदल गए कि अपने ही स्टैंड पे पलट गए। यही बोल दो कि हम नहीं चाहते। अरे सुनिए, अभी बीजेपी से बुलवा दीजिए, नहीं चाहते। ठीक है, बुलवा दीजिए, प्रभु बुलवा दीजिए कि हम नहीं चाहते। बोल दे खाली। अच्छा बुलवा तो दो, बोलने तो दो, बोलने तो दो, नहीं खाली बोल दो। बहुत देर से घुमा रहे हैं, बहुत देर से। अरे बोलने तो दो। एक चीज, क्या आप लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं? हो गई तो सर, पब्लिक नहीं चाह रही, देश नहीं चाह रहा भाई। आप लोग चाहते हैं क्या? खड़े होके जवाब दीजिए, खड़े होके जवाब दीजिए। क्या आप बंटना चाहते हैं? अब क्या आप जातियों में बंटना चाहते हैं? हम तो कहते हैं, सुनिए सुनिए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का होई। अच्छा ठीक है, सुनिए एक लाइन और। जी जी जी। एक बात इनकी मानता हूं, ये जात की बात नहीं करते, जानते क्या है? अरे भाई, समाजवादी पार्टी आपके समर्थन में बोला, अरे आपके समर्थन में अभी कह रहे थे, अभी आपके सामने कह रहे थे कुछ देर पहले, इधर आओ भाई, इधर आओ, आ गया आ गया। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जाति की बात मत करना, और अभी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवा दो। जाति जनगणना मतलब समाज का उद्धार, पता चला कौन किस जात का, इतनी लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ावे। लेकिन बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, चाहते हैं कि क्या मतलब है जात गिनने का? उधर घुमा दिया। ये जात गिनने की बात कर रहे हैं? अमीश, देखिए, आप इनका रहस्य नहीं समझ पाए। अच्छा, आप बता दीजिए। इनको जाति की गणना चाहिए, इनको आपको जाति नहीं चाहिए। अब पूरी बात हो रही है, सब शांति से अच्छा, बैठो। ठीक। फिर कि बता दीजिए। इनको सत्ता मैं ये जात की बात नहीं भी करते, जात की बात करते भी हैं। कैसे? सत्ता पाने के लिए जात की बात, और जब सत्ता आ जाए तो जाति नहीं, सिर्फ परिवार की बात। बात स्टार्ट हुई थी बजरंग दल को बैन करने की, आ गई बजरंग बली पे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों की बात करें सर, तो उसमें मार्च में हम 7.8% पे जॉबलेस थे। अब हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, जो कि हो गई 9.11%। उस पर कौन बात करेगा? जी जी जी, जवाब अच्छा सवाल आपका, अच्छा सवाल है। जवाब सुधांशु, जवाब। पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा है कि हमारी इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1 पे आ गई है, जो 4 साल में सबसे कम है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक बात बच्चों के लिए बताना चाहता हूं। ये बताइए, हम सबको इतिहास में ही बताया गया ना कि हम जात पात में बटे थे, इसीलिए गुलाम हो गए। बताया जाता है ना कि इतना बड़ा महान देश था, क्यों बता रहा? तो जो आज ये कहना चाहते हैं, ये उसी गुलाम की मानसिकता बना के रखना चाहते हैं, फिर चाहे भारत किसी भी प्रकार से विदेशी शक्तियों के अधीन हो। ओके ओके, आप हर बार रूप बदल के आते हैं सर। मैं सर एक बहरूपिया हूँ, जैसे परमात्मा। नहीं, बहरूपिया नहीं है। नहीं, मतलब पिछले दिनों आप देवांत लग रहे थे, आज तो मतलब राजेंद्र कुमार टाइप लग रहा है। शुक्र है सर, शुक्र है आपका जीवन नहीं बनाया, प्राण नहीं बनाया। जी 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 जी। देखिए सर, आपके में लिखा है जय बजरंग बली जी। हम छोटे होते थे सर, आप भी छोटे होते होंगे, ये भी छोटे होंगे। इन्होंने कभी मेरी उम्र आप जितनी नहीं है। नहीं सर, मैं बताना चाहता हूँ, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, ये कहावत चलती थी पहले जी, कि जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। अरे आप भी चलती है भाई, सब बोलते हैं। जब पूजा करते हैं तो कहते हैं जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, पर अब बदल दिया है ना जी। जय बजरंग बली, हमको सत्ता सौंप दे, बाकी तोड़ दे दुश्मन की नली। मुद्दे खत्म हो गए हैं कि आपको अब धर्म की राजनीति करनी पड़ रही है। कोई कहता है अल्लाहू अकबर कहकर बटन दबाइए, कोई कहता है जय बजरंग बली कहकर बटन दबाइए। जवाब बहुत अच्छा सवाल है। ओके ओके, और सवाल पीछे 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 पीछे। 10 के नोट की वैल्यू तक तब तक है जब तक ये पूरा है। इसको आप बांटिए मत कि गुज्जर, राजपूत, बनिया, ये वो। सर हम सिर्फ हिंदू है सर। जी जी प्लीज। जी। सबसे पहले तो हर मजहब ने ना हमें अच्छा सिखाया है, किसी मजहब ने भी हमें बुरा नहीं सिखाया है। और हम लोग बुरे क्यों बन रहे हैं ना, मैं सब लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ एज ए कॉमन पर्सन। जी जी बोलिए। वो ये है कि स्वाद वो लोग दे रहे हैं, हमको छिलका दे रहे हैं, तभी मुद्दे बढ़ रहे हैं। हमको ये देखना है कि सरकार हमें फल दे रही है या हमें छिलका दे रही है। उसके लिए हमें अपनी विजन और देखने का नजरिया, लेकिन नॉलेज के थ्रू बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपने विजन की बात करी तो मेरी नजर जो है ये खोपड़ी वाली आपकी इस पर है। ये कहाँ से क्या पहना हुआ है? कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करते? नहीं सर, ये एक्चुअली म्यूजिक के लिए थोड़ा। अच्छा, ये म्यूजिक के लिए डाला हुआ है, मतलब इससे म्यूजिक अच्छा आ जाता है। आर्टिस्ट हूँ मैं। आर्टिस्ट है। चलिए और सवाल।
सर मेरा सवाल है कि जैसे बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा गया है, तो क्या ये संजीवनी का काम करेगा बीजेपी के लिए? ओके, ये पकड़ लिया इन्होंने सवाल। ये मतलब इन्होंने इनको आपने कांग्रेस ने आपको एक फुल टॉस बॉल डाली, आप लोग भी छक्का मारने से चूकते नहीं है, और एक ही बॉल पे सब लोग छक्का मार रहे हैं। मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, नड्डा जी भी, राजनाथ जी भी, स्मृति जी भी, सब लोग मार रहे हैं। देखिए होता क्या है कि वो कितना भी कोशिश करें, वो जो दिल के इनके जज्बात हैं ना, वो संभल नहीं पाते हैं, ये गाहे बगाए उभर के सामने ही आ जाते हैं। जी, प्रधानमंत्री ने बोला कि केरल में चल रही आतंकी साजिश का एक खुलासा हुआ है। ये केरला स्टोरी फिल्म में क्या किया गया है, लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज भी समाज को तहस नहस करने वाली है, कर रही है, आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आती है। केरल स्टोरी के अंदर लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ, उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ वहां पर, वो हम सब ने देखा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को उस फिल्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए जो सच्चाई बता रही है? कश्मीर फाइल आया, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, केरल स्टोरी आया, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्यों? आप गलती से सीखते नहीं है? अभी मेरे साथी ने भी कश्मीर का प्रश्न किया, चुनौती देता हूं, आज नहीं भविष्य में कभी भी कश्मीरी पंडितों की हत्या पर प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट बता देना, एक ट्वीट सिंगल। जानते हैं आप क्या हुआ? कश्मीर फाइल्स बनी, देश के लोगों के सामने कांग्रेस के खिलाफ जहर भरा गया। 1990 19 जनवरी किसकी सरकार थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को ये साथ दे रहे थे। कौन गवर्नर बनकर गया? जगमोहन। रघुनाथ मंदिर पर किसके सरकार का अपॉइंटेड गवर्नर था? राजीव गांधी की सरकार का। और सुनिए, नवंबर 1989 में लिख के दे चुके हैं राजीव गांधी को। आप बोल लीजिए किसका अपॉइंटेड? अरे मैं सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा ना। किसका उस समय? एक मिनट, ये बता दीजिए सरकार किसकी थी? बता रहा हूं सारे। गवर्नर जगमोहन, उठाकर गूगल करके देखिएगा। सवाल बड़ा सीधा है। किसकी सरकार उस थी? वक्त बीजेपी ने गलती भारतीय की। आज आप केरल स्टोरी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? आज आप केरल आज की बात करिए, केरल स्टोरी में जो लड़कियों के ऊपर अन्याय दिखाया गया उसके साथ मेरा जवाब आप दे दे प्लीज। जवाब दीजिए। आप ही दीजिए। मैं कैसे दूंगा? आप दीजिए। नहीं, आप मेरे को बोलने नहीं दोगे तो आप दीजिए। बोल रहे हैं। नहीं, आप दीजिए, आप दीजिए। आप देखिए, बोलिए ना। हर वक्त जब कश्मीर में यह हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज क्या हो रहा है? रजनी बाला, एक स्कूल टीचर जिसकी हत्या की रजनी बाला की। माखनलाल मिंद्रू 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, उनको दुर्दांत आतंकवादियों ने मार डाला। जी, जितने वहां पर आज टारगेटेड किलिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? और कश्मीर फाइल्स बना दी कांग्रेस के खिलाफ। सामने आने से दिक्कत है किसी को? ये कश्मीर फाइल कांग्रेस के खिलाफ सुनिए, समझ में नहीं आ रहा। मैं 2014 से, जब लोग आईसिस के पूरी तरह से जानकारी भी नहीं रखते, आईसिस के कुत्तों के खिलाफ जब से हम बोल रहे हैं कि उस तरह के लोगों को हम भारत में कभी कामयाब नहीं होने देगा भारत का मुसलमान। अरे सदाब चौहान बोल रहे हैं कांग्रेस को तकलीफ दीजिए मुझे। हम कोई इफ एंड बट कांग्रेस की तरह नहीं है दो नाव में सवारी। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भारत की सेना आईसिस के कुत्तों को भारत की सीमा में घुसने नहीं देगी, और भारत का मुसलमान उनकी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करता है, अपने पैरों तले को चलता है। लेकिन जो फिल्म बनाई जा रही है कश्मीर फाइल, और ये दोनों हेट प्रोपेगेंडा है भारतीय मुसलमानों के खिलाफ। हम दोनों उसके भी खिलाफ नहीं। देखिए, ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ये बताइए, मैंने तो साफ कहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोला था, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, केरल हाईकोर्ट ने बोला। मतलब आपका कहना है कि वो प्रोपेगेंडा केरल हाईकोर्ट चला रहा है? केरला की जिन बेटियों की कहानी है, क्या वो बेटी किसी की मां या किसी पिता की बेटी नहीं है? होंगी ना, पर उनकी बेटी शायद हो सकता है कि नहीं मायने रखती होगी, तो इसलिए बोल रहे हैं। पर इस देश ने यह भी देखा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों ने सिमी के पक्ष में भी बातें की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल मेरा आपसे है, और यह सवाल थोड़ा हटके है, और मैं चाहता हूं कि आप इसका संक्षेप में जवाब दें। आपने अरविंद केजरीवाल के घर को सद्दाम हुसैन के और किम जोंग के घर से जोड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। माना वहां पे दरवाजे ऑटोमेटिक है, माना कि फर्श ड्रॉयर का है, बहुत महंगा पर्ल मार्बल का फर्श है, माना पर्दे 8-8 लाख रुपए के हैं, माना ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन किम जोंग और सद्दाम हुसैन जैसा घर। देखिए, इतना नहीं है, 1 करोड़ रुपए के पर्दे, और जो टाइल्स लगे हैं वो वियतनाम के टाइल्स हैं जो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। महत्वपूर्ण क्यों था? जानते हैं क्यों बोला? क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये कह के आए थे, मैं कोट अनकोट बोल रहा हूं, 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट देख लीजिएगा। शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हैं, मुझे तो यह पता लगा है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा तो कलेजा कांप जाता है, यह शब्द है, मेरा तो कलेजा कांप जाता है कि जब 40% दिल्ली की जनता झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, तो
किस तरीके से ये लोग एसी में रह पाते हैं। जिसने ये कह के अपना चेहरा बदला हो, अब मैं कहता हूं ये किम जोंग उन क्या थे, इनके पिताजी के पिताजी कम्युनिस्ट थे ना, यही गरीबों से वादा करके आए थे और फिर अपना जाके ये बनवाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं गरीबों के साथ जिन्होंने छल किया है उन लोगों ने जाके स्थिति की, और केजरीवाल उसी के प्रतीक है। इसीलिए मैंने वो पंक्ति भी बोली थी कि विद्युत की चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती। व्यूअर्स, अब बात देश में शुचिता की राजनीति का डंका पीटकर वोट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल का घर आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल के घर में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चर्चाएं यह भी थी कि घर में करोड़ों के ऑटोमेटिक पर्दे, ऑटोमेटिक दरवाजे, लाखों के कालीन और दीवारों पर लाखों की नक्काशी की गई है। ऐसी सुख सुविधाएं तो शायद सद्दाम हुसैन और किम जोंग के महल में ही होंगी, ऐसा बीजेपी कहती है। हालांकि मैंने तो उनके महल नहीं देखे, लेकिन यह दावा कुछ तस्वीरों और वीडियोस के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कर डाला है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो अरविंद केजरीवाल के घर को डेथ ऑफ डेमोक्रेसी तक बता दिया है। म्यूजियम ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, जी इसका नाम ये रखना चाहिए जी। लोकतंत्र की हत्या का म्यूजियम है ये। बड़ा घर नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, भ्रष्टाचारियों को जीने नहीं दूंगा। आप सबने भी ये कहानियां सुनी होंगी। अरविंद केजरीवाल ने देश को न जाने क्या क्या हसीन सपने दिखाए थे, लेकिन उनके घर को देखकर यकीन नहीं होता ये उन्हीं अरविंद केजरीवाल जी का घर है जो कभी अपने मफलर, याद होगा आपको, अपना मफलर और अपने सैंडल के लिए फेमस थे, लेकिन आज वो अपने आलीशान घर के लिए फेमस हो चुके हैं, क्योंकि अब तो उनके घर में खुलजा सिमसिम वाले ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। मेरा आप दर्शकों से सवाल है कि टीवी पर ऐसा घर इससे पहले आपने किस नेता का देखा? छत्तीसगढ़ के सीएम का घर मैंने देखा है, भूपेश बघेल का, वो ऐसा नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के घर में गया हूं, बेहद साधारण तरीके से योगी आदित्यनाथ रहते हैं। ममता बनर्जी का घर मैंने देखा है, बेहद सामान्य ढंग से वो रहती है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री के घर में गया हूं, राष्ट्रपति के घर को मैंने देखा है, राष्ट्रपति भवन को देखा है। ऐसी सुख सुविधाएं वहां किसी ने नहीं देखी होंगी जैसी अरविंद केजरीवाल के घर में इस समय दिख रही हैं। यानी यकीन मानिए, जितना हैरान आप इस महलनुमा घर को देखकर हो रहे हैं, उससे ज्यादा हैरान ये जानकर होंगे कि इस घर में अधिकतर निर्माण 2020 से 2022 के बीच हुआ। यानी जब दिल्ली की सांसें कोरोना में उखड़ रही थी, अरविंद केजरीवाल के घर में 5 स्टार होटल जैसी लाइटनिंग वाला लिविंग रूम बन रहा था। जब अस्पतालों में बेड्स के लिए लोग तरस रहे थे, आप तरस रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल के घर में लिफ्ट को चमकाया जा रहा था, टॉयर मार्बल लगाया जा रहा था। जब लोग सरकार से उम्मीद लगाए हुए थे, तब केजरीवाल जी के घर में करोड़ों रुपए की स्वचालित यानी ऑटोमेटिक सुख सुविधाएं इंस्टॉल हो रही थी। उस दौर में केजरीवाल सरकार ने कभी कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मांग की, तो कभी एमसीडी के लिए फंड मांग डाला, तो कभी किसी और बहाने पैसों की मांग की। यानी दिल्ली को चलाने के लिए केंद्र से मदद मांगी, लेकिन अपने घर को चमकाने के लिए फंड्स का जुगाड़ उतारा। हैरानी की बात यह है कि जो माननीय मलेरिया से लेकर कोरोना तक, कोरोना मैनेजमेंट तक और सियासत से लेकर युद्ध तक हर मुद्दे पर एक्सपर्ट्स कमेंट्स देते हैं, वो अपने इस आलीशान आशियाने पर पिन ड्रॉप साइलेंस में क्यों डूबे हैं। लेकिन फैक्ट ये है व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के इस मौन मुद्रा के पीछे जो करोड़ों रुपए वाला शोर है, वो देश का असली आम आदमी पूरे ध्यान से सुन रहा है और समझ भी रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम और यह निष्कर्ष आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।